हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ड्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे आपसे हिंदी व्याकरण के बारे में। वैसे हम बता दें, इस बार हम आपसे बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण पर बात करने से पहले हम कुछ अन्य चीज़ों पर उससे पहले बात करते हैं। हिंदी व्याकरण तो बहुत अच्छा व्याकरण है। हमारी जो हिंदी है वो एक उसकी वैज्ञानिकता ही सिद्ध करती है उसके व्याकरण को। तो अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण। तो सन 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। अब यस, खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण सन 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा के आधार पर बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहानस जोशुआ केटलर ने लिखा। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में लिखा था, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उस पे उन्होंने लिखा था हिंदी का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी में। अब इसके बाद बात आती है जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है, जो 1970 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदुस्तानी ग्रामर अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हिंदी का प्रथम व्याकरण है। वो हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी पद्धति में लिखा गया था। जैसे अंग्रेजी की ग्रामर है उस हिसाब से हिंदी का ग्रामर लिखा गया था, जो कि गिलक्राइस्ट ने लिखा था। उसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। अब इसके बाद बात करते हैं आगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रमुख रचनाएं। तो इन प्रमुख रचनाओं में उनके लेखकों के बारे में भी बात करेंगे। तो श्रीलाल जो थे, उन्होंने हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण पर जो अपनी पहली रचना जो थी, जो शायद उन्होंने ही लिखी है हमारी समझ से, वो थे श्रीलाल ने लिखी थी भाषा चंद्रोदय, जो 1853 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद नाम आता है लल्लू लाल का। लल्लू लाल ने हिंदी कवायद लिखी थी। रचना हिंदी कवायद है जो व्याकरण पर लिखी थी। और जॉन फर्गसन ने लिखी थी अ डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। और इसके बाद बात करते हैं ई ग्रीव्ज ने लिखी थी आधुनिक हिंदी व्याकरण। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1870 ईस्वी में हिंदी व्याकरण नाम से अपनी पुस्तक या अपनी रचना का निर्माण किया था। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा ने भाषा तत्व प्रकाश लिखी थी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी कौमुदी लिखी थी। एक हिंदी कॉमेडी है, एक कविता कॉमेडी जो आगे मिलेगी। बहुत ध्यान देने वाली बात बस यही होती है। तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी कॉमेडी लिखी थी और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखी थी। तो हिंदी व्याकरण नाम की दो रचनाएं हो जाती है। अगर नाम दोनों में से आता है कि पहले किसने लिखी थी, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी व्याकरण लिखी थी, जो 1870 में लिखी ईस्वी में लिखी थी। जो कि कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण नाम की पुस्तक है, जो उसके बाद में आती है। अब इसके बाद बात करते हैं किशोरी दास वाजपेयी ने 3 रचनाएं लिखी हैं। और वो 3 रचनाएं जो हिंदी व्याकरण पर लिखी हुई, ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन। ये 3 रचनाएं किशोरी दास वाजपेयी ने लिखी हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। उन्होंने लिखा ब्रजभाषा व्याकरण। और इन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा है, भाषा व्याकरण नहीं लिखा है। इसके बाद बात आती है शिव पूजन सहाय की। इन्होंने व्याकरण दर्शन लिखा है। और रामचंद्र वर्मा ने अच्छी हिंदी नाम से हिंदी व्याकरण पर अपनी पुस्तक या रचना का निर्माण किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप याद करिए, हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण जो लिखा गया और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हिंदी व्याकरण पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है। अब इसके बाद बात करते हैं नोट की, जो मैंने ध्यान देने योग्य बात लिखी है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था।
जब मैंने लिपि को बताया था कि हम हिंदी में जिस अक्षर में जैसे मैंने अक्षर लिखा है, इसको मैंने जिससे लिखा है ये वर्ड है, और इस वर्ड को मैंने जैसे लिखा है ये लिपि है। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में 11 स्वर हैं। वो है आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं जो 11 हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व में जिनमें कम जोर की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व में आते हैं, जैसे कि आ यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये बोले कैसे आते हैं, आ ई ऊ और री। तो दीर्घ में जिसमें ज़्यादा जोर दे के बोला, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्लुप्त स्वर के अंदर जैसे ओम, ये मैंने लिखा भी है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजनों की बात करते हैं। तो मैंने लिखे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झैया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वाह मा, या रा लावा, सा खा सा हा। ये जो है ना, ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है। और इन्हीं व्यंजनों में छ त्रंग ज्ञा भी आते हैं। और इन छत्रंग ज्ञा को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किसी दूसरे व्यंजन की सहायता से तैयार होते हैं। छा और हा के योग से छ बनता है। उत्तरा ता और के योग से बनता है। अयोगवा यानी अंग एक अनुस्वार है, जबकि आह एक विसर्ग है। स्वर व व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा गया है, या कहते हैं। न तो स्वर है और न तो वो व्यंजन है, ऐसा कहा है। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है अयोगवाह स्वरों के ही अनंतर आते हैं। उन्होंने कहा जो अयोगवाह हैं वह स्वरों के ही अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः इन ध्वनियों को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ड ही माने हैं। व्यंजन, एक चीज़ यहाँ हमने नहीं बताई, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार्य की गई है। 33 ये और 11 स्वर मिलाकर के 52 स्वीकार्य किए गए हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने 43 ही माने हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर मैंने नोट दिया है, यहाँ बताया गया है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने यही बताया कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। जैसे कि आ को आ ही बोलेंगे, उसके साथ कोई शब्द नहीं होता। जैसे कि का बोलते तो का के साथ आ शब्द भी आता है, खा बोलते खा के साथ आ शब्द का भी प्रयोग होता है। खा आ आता है, क्योंकि आ होता है, ई होता है, इसलिए वो एक स्वतंत्र है। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। यस, वो बिल्कुल अक्षरों में ही लिखे जाते हैं। जैसे मैंने छोटा आ लिखा है तो ये अक्षर है। सभी स्वर पर अल्प प्राण होते हैं, उनमें कम जोर लगता है, वो ज़्यादा तेज से नहीं बोले जाते। सभी स्वर घोष वर्ण के होते हैं, वो अघोष नहीं होते। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, एक उच्चारण के और दूसरे प्रयत्न के। उच्चारण के आधार पर का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा आते हैं, का खा गा घा अंग आते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। का वर्ग को कंठ से उच्चारण स्थान है, जबकि चा वर्ग चा छा जा झा इया की अगर हम बात करें तो ये तालव्य अर्थात तालु से बोले जाते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा और सा, और ये जो है ये मूर्धन्य है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जबकि ता था दा धा ये दंत है, ये दांत से की सहायता से बोले जाते हैं। और पा फा बा भा मा ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। वाह दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। जबकि मैंने यहाँ लिखा है निचले ओष्ठ और ऊपर के दांतों की सहायता से वाह शब्द बोला जाता है। हा स्वरयंत्री से यानी का
कल्ल से बोला जाता है, जो हमारे गर्दन के अंदर आप देखिए छोटा सा भाग कुछ लटकता हुआ नजर आता है, तो यस वो स्वर यंत्र यानी काकल्य से बोला जाता है, जो कि ना सा रा ला ये दंत मूल से बोले जाते हैं। इनको दंत मूल का उच्चारण स्थान है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर भी दो प्रकार से होते हैं। एक बाह्य प्रयत्न के आधार भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न। तो सबसे पहले बात आई है अभ्यंतर प्रयत्न की। इसमें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो मैंने वर्ग बताए थे, सारे वर्ग रखे जाते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये जो वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन है, जो अभी मैंने बताया कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से स्पर्श होके ही बाहर आते हैं। जैसे का वर्ग मैंने बताया था कंठ से, ठीक उसी तरीके से इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहे गए। उसके बाद आती है या, रा, ला, वा, सा, ये अंतस्थ है, और सा, खा, साहा ये ऊष्म व्यंजन है। अर्ध स्वर में या और वा का नाम आता है, जबकि ला पार्श्विक ध्वनि और रा लुंठित ध्वनि के अंतर्गत आती है। जो सारे वर्गों में रा, या, सा, ड़ा, ना और मा है, ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। तो बाह्य प्रयत्न जो मुख विवर से बाहर हो वह बाह्य प्रयत्न होता है। घोष व अघोष ध्वनियाँ। बाह्य प्रयत्न को दो भागों में बांटा गया है, एक घोष और अघोष, एक अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घोष और अघोष की। तो मैंने लिखा है का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, सारे वर्ग मैंने लिख दिए हैं। तो सभी वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण घोष होता है। वो घोष कहते किसे है, जिसमें तंत्रिका तंत्र पर यहाँ गलत थोड़ा सा लिख गया है, इसको आप अघोष कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है। अघोष उसे कहते हैं जिसमें स्वर तंत्रिका पर सबसे कम दबाव पड़ता है, जैसे का, खा। और जबकि सघोष की या घोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। ये हम भी समझ सकते हैं। जैसे का और खा एक बहुत सरलता से बोले गए, जबकि गा, घा, अंगा इसमें थोड़ी सी तंत्रिका तंत्र पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, और थोड़ा सा हमें भी एहसास इस बात का होता है कि हमसे थोड़ा से ज़्यादा ताकत लग रही है बोलने में। तो इस कारण अगर हम बात करें तो यस, ये रहा हमारा अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण घोष होता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण की। तो जैसे कि मैंने प्रत्येक वर्ग लिख दिए, इसमें भी बहुत सरलता है। मैंने लिखा है अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा में का, गा और अंगा जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, जबकि खा और घा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ये रहा हमारा आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण का, जो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जितना मैंने आपको समझाया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम्स की दृष्टि से।
तो आप इस सब को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जैसा आपको लगे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।